दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको शांभवी यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानी सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार, मैं हूं शांभवी और आज सुनिए लेखक रजत की लिखी एक बहुत ही खूबसूरत स्लीप स्टोरी, फूल और माली। पुकार कहने को एक शब्द है, लेकिन अंतहीन आकांक्षाओं और उम्मीदें इसमें समाहित हैं। पुकार जब नर्म भावों और प्रेम से भरी हो तो वह सुनी जरूर जाती है, और दो प्रेम से भरे लोग बिना शब्दों की पुकार को भी सुन लेते हैं। उनमें यह हुनर होता है जो सूफी संतों का। यह कहानी भी ऐसी ही कुछ पुकारों और ख्वाहिशों की है। बच्चों की कुछ ख्वाहिशें, अम्मा के संदेश और एक माली की पुकार। इस कहानी को हम आगे जरूर जारी रखेंगे, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करें और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक और गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है, और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत
अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। सर्द रातों में बह रही यह उन हवाओं की बात है, उन खुशबुओं के अफसाने हैं जो एक लौ की तरह जले और मशालों की तरह उठे। यह उन लहरों के किस्से हैं जो बेपरवाही से नदी किनारे तक जाते हैं। यह उस समय की बात है जब यह सब मिलकर किसी की राह देख रहे थे और उनके आने से वह किस्सा उस गांव की हमेशा हमेशा के लिए पहचान बन गया। नदी किनारे बसा एक गांव जहां के लोग सिर्फ अपनी जीविका चलाने में इतने व्यस्त थे कि वह ना खुद का ध्यान रख पाए, ना अपने गांव का। गांव की स्थिति, रूप दशा करीब करीब किसी छोटे शहर जैसी होती जा रही थी। और ताज्जुब की बात यह थी कि गांव के कुछ शरारती और जिज्ञासु बच्चों के अलावा इस पर किसी का ध्यान भी नहीं गया। कोई इस बारे में बात भी नहीं कर रहा था। पर एक दिन बच्चों की बात किसी ने सुनी और उन्हें मशवरा भी दिया कि उन्हें क्या करना चाहिए। गांव का अब भी कुछ हिस्सा गांव की तरह अपने असली रूप में था, जो गांव से थोड़ा बाहर और नदी के थोड़ा पास था, जहां एक छोटी कुटिया में एक बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी। वह बहुत कम समय के लिए गांव के भीतर आती और कुछ जरूरी सामान लेकर वापस चली जाती। उन्होंने अपनी कुटिया को चारों ओर से पेड़ों से ढक रखा था। दूर से तो उनकी कुटिया नजर भी नहीं आती। बूढ़ी अम्मा ने बच्चों को इस विषय पर बात करते हुए सुना। बच्चों की बातों का जो मिला जुला विवरण था, यह था कि वह अपने पुराने गांव को याद कर रहे थे और वह बस चाहते थे कि गांव पहले की तरह हो जाए और शहर जैसा ना होता रहे। प्रकृति और हरियाली के करीब रहे, जैसे एक माँ और बच्चा करीब रहते हैं। गांव के आसपास तेज गति से निर्माण कार्य चल रहा था। गांव से कुछ दूरी पर एक फैक्ट्री खोले जाने का काम भी चल रहा था। हालांकि बात साफ थी कि बच्चों को हर बात पूरी गहराई से पता नहीं थी और सभी गांव वाले उन्नति से ही खुश थे। नदी किनारे बैठे बच्चों की बातें खत्म हुई। सभी नदी के ठंडक की ओर होकर विचार करने लगे। इसी बीच उन्हें पीछे से पायल की आवाज आई। सभी ने एक एक कर पीछे मुड़कर देखा। कोई भी नजर नहीं आया। बस एक पायल की आवाज जो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। यानी कि जो पास है वो दूर जा रहा था।
दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। अचानक उन्हें पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ एक साया नजर आया। कुछ बच्चों की निगाहें उस पर पड़ी तो देखा कोई एक लाठी के सहारे से जा रहा है। वह जो भी था दोबारा दिखाई नहीं दिया। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा और विचार विमर्श करते एक बात का निर्णय लिया कि वह पायल वाला जो भी था उसका पीछा किया जाए। तो वह सभी उठे और वह लाठी वाला साया जहां से गायब हुआ था वहां से उन सभी ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। उनमें से एक को उसके कदमों के निशान दिखे, हल्की गीली मिट्टी में धंसे हुए। सभी कदमों के निशान के पीछे चलते रहे। कुछ देर बाद गीली मिट्टी इतनी गीली नहीं रही कि कदमों की छाप उस पर छूट सके। सभी अंदेशा लगाए ढूंढते रहे। तभी उन्हें पेड़ों का एक झुंड नजर आया। अभी तक उन्होंने जितने भी पेड़ देखे थे वह जरा दूर दूर थे, पर यह फूलों के पेड़ कुछ कुछ दूरी पर ही लगे थे, जिनकी डाली और फूल पत्तियां एक दूसरे को स्पर्श कर रही थी। कुल मिलाकर बात यह थी कि एक गोलाकार में फूलों के पेड़ों का जमघट लगा हुआ था। सभी बच्चे उसके करीब जा खड़े हुए। उन्हें पेड़ों के उस पार से कुछ आवाज सुनाई दी। कोई भी हो सकता था, कोई जीव जंतु भी। वहां उन पेड़ों पर पंछियों की भरमार थी। उनकी कर्णप्रिय आवाजों से हवाएं खनक रही थी। सभी बच्चे पेड़ों के बीच में से जगह बनाते हुए भीतर गए। उन्हें पेड़ों के उस पार एक फूलों का बाग दिखा और उस बाग के बीच में एक छोटी सी कुटिया। बाग का आकार भी गोलाकार था और चारों ओर पेड़। कुछ देर के लिए सभी बच्चे भूल गए कि वो किसी को ढूंढ भी रहे थे या किसी की तलाश में थे। सभी वहां का वातावरण देखकर मोहित थे। कुछ देर बाद पायल की आवाज के साथ कुटिया से अपनी लाठी के साथ एक बूढ़ी अम्मा बाहर आई। सभी बच्चों ने उन्हें देखा। हवाओं में फैली इतनी ध्वनियों के बावजूद भी सभी बच्चों को उनकी पायल की आवाज सुनाई दे गई। अम्मा ने कहा, अरे सब भीतर आ जाओ, पगडंडी से होते हुए, और ध्यान रखना पौधों पर पैर न रखा जाए। सभी बच्चे समझ गए कि अम्मा कौन है। सभी जानते थे कि नदी के पास कोई बूढ़ी अम्मा रहती है जो लोगों से मिलती जुलती नहीं है। कई बार तो घर वालों ने भी उन्हें मना किया था कि वह उनकी तरफ ना जाए, पर बच्चों ने उन्हें कभी देखा ही नहीं था और ना ही उनके घर को। पर बच्चों के मन में जरा भी डर और संदेह नहीं आया। उन्होंने इस बारे में एक दूसरे से बातचीत भी नहीं की।
कि घर के भीतर जाना सही होगा या नहीं। वह एक एक कर एक कुटिया के भीतर गए और वह एक एक कर कुटिया के भीतर चले गए। दोपहर का समय था। अम्मा ने जमीन पर एक बड़ी मिट्टी की हांडी रखी और उसके पास खाली गिलास। सभी बच्चे नीचे बिछी चटाई पर बैठ गए। अम्मा भी उनके पास बैठ गई। उन्होंने कहा, अपना ग्लास खुद ही भर लो, इसमें फलों का रस है, मजे से पी लो। बच्चों ने मुस्कुराते हुए ग्लास भरे और एक ग्लास अम्मा को भी दिया। सबसे पहले अम्मा ने ग्लास से फलों के रस का एक घूंट पिया और मुस्कुराते हुए ग्लास के भीतर लहराते हुए रस को देखने लगी। सभी बच्चों ने रस पीना शुरू किया। वो सब अम्मा के व्यक्तित्व को देखकर प्रभावित हो रहे थे। कोई बच्चा कुछ कहता, कुछ पूछता, उससे पहले ही अम्मा ने कहा, उस बारे में तुम सभी की चिंता काबिले तारीफ है, पर फिक्र मत करो, मैंने किसी को बुलाया है। बच्चे अम्मा की बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। तभी एक बच्चे ने पूछा, किस बात की चिंता? हम समझे नहीं। अम्मा ने रस का एक घूंट लिया और कहा, नदी किनारे मैंने तुम्हारी बातें सुनी, मैं वहीं से गुजर रही थी। गांव को लेकर, पर्यावरण को लेकर तुम्हारी जो चिंता है वो बिल्कुल जाहिर है। मैंने किसी को बुलाया है जो इस बारे में अच्छी खासी मदद करेगा। सभी बच्चों ने उत्साहित होकर पूछा, किसे? आप पूरी बात बताइए ना। अम्मा ने बच्चों से कहा, मेरा एक सखा है जो दूर कहीं रहता है, वह एक माली है, मैंने उससे बुलाया है। वो जब आएगा तो जरूर कुछ बदलाव आएगा। वो हमेशा ही कुछ बहुत दिलचस्प सा करता है। यह बात बताते हुए जितनी उत्साहित अम्मा थी, उतने ही सुनते हुए बच्चे भी थे। बच्चों ने और भी जानना चाहा कि वह कौन है और वह आकर क्या करने वाले हैं। पर अम्मा ने उनसे कहा, कुछ बातें राज ही रहे तो अच्छा है, यह रोमांचक होगा, तुम्हें आते हुए समय में पता चल ही जाएगा। और अपने आंख कान खुले रखना, कहीं कोई मदद लगे तो जरूर करना। बाकी बातें तो तुम सभी को वक्त के साथ पता चल ही जाएगी। रहस्य का अपना अलग एक मजा है। यह कहते हुए अम्मा हंसने लगी और बच्चे भी हंसने लगे। उन्हें अम्मा से मिले देर नहीं हुई थी, पर उन्हें उन पर पूरा विश्वास था कि जो भी वह कह रही हैं, सब कुछ सच होगा और रहस्य की बात उन सभी को पसंद भी आएगी। शाम तक सभी अम्मा के साथ ही रहे और फिर अपने अपने घर लौट आए। 2 रात बीत गई। बच्चों को अभी भी कुछ फर्क मालूम नहीं हुआ। ना कोई आया जिसकी उन्हें उम्मीद थी, पर
सभी का मानना था और भरोसा था कि जल्द ही कुछ होगा। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। अम्मा से मिलने के 2 रातों बाद वह रात आ ही गई। आधे चांद की रात थी वो। रात के करीब 9 बज रहे होंगे। गांव में थोड़ी चहल पहल अब भी थी। कुछ बच्चे सोने की तैयारी में थे, तो वहीं कुछ और अपनी गतिविधियों में व्यस्त थे। जैसे जैसे घड़ी के कांटे आगे बढ़ रहे थे, गांव की चहल पहल कम होती रही। एकाएक हवाएं सामान्य से कुछ तेज बहने लगी। झिंगुरों की आवाज के बीच अन्य कीड़ों मकोड़ों की आवाज भी आने लगे। किसी ने गांव के भीतर कदम रखा। कांधे पर बड़ा सा झोला और हाथ में लाठी लिए एक बुजुर्ग गांव के भीतर आए। वो अपना सर झुकाए लाठी के सहारे से चल रहे थे। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें देखा, पर उसे पहचान नहीं पाए। कुछ ने तो उन पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा। वह बूढ़े व्यक्ति सीधे बागीचे की तरफ जा रहे थे, जो गांव के दूसरे कोने में है। कहते हैं, जब नया नया गांव बसा था, तो सबसे पहले बागीचे की रूपरेखा बनाई गई। उसे बसाया गया और उसके बाद उसी के सामने एक घर बनाया गया, जो बरसों से बंद पड़ा था। वह बुजुर्ग बागीचे के करीब जाकर रुके। गांव में आने के बाद पहली मर्तबा उन्होंने अपना सर उठाया और प्रेम भरी आंखों से बागीचे को देखा। उन्होंने अपनी नजर घुमाकर घर की तरफ देखा, जिस पर ताला लगा था। बुजुर्ग दादा के मन में कुछ आनंद से भरी यादें बरसने लगी। वो कभी इसी घर में रहते थे और उन्हीं के द्वारा यह बागीचा और घर कभी बसाया गया था। पर बागीचे की स्थिति को देखकर उन्हें ठीक नहीं लगा। बागीचे का अधिकांश स्थान सूख रहा था। पेड़ अपने दम पर हरे भरे खड़े थे। देखकर ऐसा लगा मानो किसी ने बहुत समय से बागीचे में कदम ही नहीं रखा। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। चांद नजर आया, पर तारों की संख्या उतनी नहीं दिखी जितनी दिखनी चाहिए थी। प्रदूषण होने की वजह से आसमान साफ नजर नहीं आ रहा था। दादा ने अपनी गर्दन झुकाई और गांव की ओर देखा। सभी अपनी मस्ती में मगन और मिट्टी से दूर नजर थे। दादा घर का ताला खोल भीतर चले गए और उन्होंने दरवाजा लगा दिया। कुछ लोगों ने उन्हें उस घर में जाते देखा और वह समझ गए कि यह कोई और नहीं बल्कि वही है जिसकी वजह से यह गांव ने
रूप धारण किया था। रात ऐसी बीत रही थी जैसे किसी ने उसे धीमे धीमे चलने को कहा हो। गांव की हवाएं नदी की महक के साथ आधी खुली खिड़की से दादा को छू रही थी। दादा को ना जाने क्या ख्याल आया और वो बस मुस्कुरा दिए। अचानक ही संजीदा चेहरे पर मुस्कान का अचानक आना किसी बेहतरीन ख्याल का दस्तक देना हो सकता है। दादा उठे, मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर देखा जैसे किसी ने उन्हें पुकारा हो। वो बगीचे में दाखिल हुए और एक पौधे के पास गए। बगीचे के बीच में एक पौधा जो अब भी अपने आसपास के गंभीर वातावरण से लड़कर हवाओं में झूल रहा था। उन्होंने उसे छूकर अपना प्यार जताया और धन्यवाद कहा कि वह अब तक हारा नहीं। पर उस पौधे की कुछ पत्तियां सूख चुकी थी। उस पर एक भी फूल भी नहीं था और ना ही कोई कली। दादा ने आसमान की ओर देखा, ठीक ऊपर चांद की तरफ, और अपनी आंखें बंद कर कुछ कहा जो विनती और पुकार से भरे हुए लफ्ज थे। उनके लफ्ज इतने हल्के, नर्म और मासूम थे कि धरती का गुरुत्वाकर्षण भी उन्हें अपनी चपेट में ना ले सका। वो सारे लफ्ज उठे और एक सूफी की लौ की तरह सीधे हवाओं को पार करते हुए आसमान की तरफ बढ़े। वह बढ़ते रहे। हवाओं ने जब यह जाना, वह भी उनकी मदद में लग गई। लफ्जों के वो काफिले चांद तक पहुंचे। उनकी उड़ान कायनात की बेहतरीन उड़ानों में शामिल हो चुकी थी। दादा ने अपनी प्यार से ढकी आंखें खोली और उतने ही प्यार से चांद को देखा। लफ्जों से जुड़े इस स्नेह प्रिय वाक्य को वहां उन सभी ने सुना जो सुन सकते थे, जिन्हें बिना बोले भी शब्दों को सुनने की काबिलियत हासिल थी। उन सभी ने सुना। दादा के लफ्जों से भरी भावनाएं इतनी कोमल और प्रेम से भरी थी कि उन सभी को लगा इनकी बात मानी जाए, इन्हें हकीकत के रूप से नवाजा जाए और इस मुहिम पर अमल शुरू हुआ। दादा की आंखें आसमान के पार चांद और उसके इर्द गिर्द ही टिकी थी। नूर के धागों से लटकती हुई, झूलती हुई चांदनी कोई संदेश लेकर आसमान तक पहुंची। ओस की बूंदों ने वह संदेश सुना और वैसा ही करना चाहा, पर रात इतनी जवान थी कि ओस की बूंदों का धरती पर गिरना मुमकिन नहीं था। वह सभी ओस की बूंदें इतनी हल्की और छोटी थी कि धरती के गुरुत्वाकर्षण से मिल ही नहीं पा रही थी। पर असंभव को संभव करना था, ख्यालों को हकीकत में बदलना था। तो ओस की बूंदों ने एक एक कर एक दूसरे से मिलना शुरू किया।
मिलते मिलते वह इतनी मोटी हो गई कि वह नीचे जा सके। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। वह सभी गुरुत्वाकर्षण की चपेट में आ गई और तेज रफ्तार से हवाओं से होती हुई सीधे धरती की तरफ बढ़ी। रात नर्म सर्द थी चांद की बदौलत, तो वो ओस की बूंदें धरती की गर्मी से जल भी ना सकी। वह गिरती हुई किसी छोटी बारिश की तरह बाग के करीब पहुंची। दादा ने उन्हें देखा और पहली ओस की बूंद पौधे के पत्ती पर गिरी और एक दादा की आंखों में। उस नर्म एहसास से दादा की पलकें बंद हो गई और दादा ने सोचा, क्या पौधों ने भी अपनी पलकें कुछ इसी तरह भींची होंगी? ओस की बूंद बाग पर बरस पड़ी और पौधा जो दादा के करीब था वह सबसे पहले भीगा। क्षण भर में ही मिट्टी ओस में ऐसे घुली जैसे उसे इसी लम्हे का आंख बिछाए इंतजार था। दादा ने अपने भीगे चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए आंखें खोली और पौधों की तरफ देखा। एकाएक और आहिस्ता से पौधों में कोपल फूटी एक कली नजर आई और आहिस्ता से वह कली ओस में नहाते हुए फूल बनने लगी और एक फूल खिला। दादा के साथ सारी कायनात भी इसका गवाह बनी। यह देखते हुए हकीकत के होश उड़ गए। देखते देखते पूरी बाग हरी घास, पत्तियों और फूलों से महक गई। देखते देखते पूरा बाग हरी घास, पत्तियों और फूलों से महक गया। मिट्टी की संदीली खुशबू हवाओं में झूम झूम कर नृत्य करने लगी। इस नर्म खुशबुओं के आगे गांव की प्रदूषण से भरी महक ना टिक सकी और सारा का सारा गांव बाग की तरह महकने लगा। बंद दरवाजों की चौखट से, खिड़कियों से खुशबुओं ने हर एक कोने को महका दिया। बच्चों ने महसूस किया और वह सभी दौड़कर बाहर आए। सभी ने बाग की ओर देखा और सभी बाग की तरफ दौड़े। बूढ़ी अम्मा अपनी लाठी लिए दादा के पास आ खड़ी हुई। गांव वाले एक एक कर बाहर आने लगे। बच्चे बाग के करीब पहुंचे। अम्मा की आंखें दादा से और दादा की आंखों ने अम्मा से कुछ कहा और आसमान की तरफ देखा। बच्चों ने भी आसमान की तरफ देखा और उन्हें एहसास हुआ बदलाव का। आशा है आपको आज की ये खूबसूरत कहानी पसंद आई होगी। अब आपके सोने का समय हो गया है। निंदिया रानी चुपके से आपके सिरहाने आकर बैठ गई हैं और अब आप धीरे धीरे नींद की आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।